अब इसके अलावा जो हमने लास्ट लेक्चर हमारा था, वो थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लो चार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी। फ्लो चार्ट के बाद इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में हमने डिस्कस किया था और सिनेरियो हमने वही ग्रॉस पे वाला ही लेके आए थे कि हम इनपुट हम कैसे लेते हैं, प्रोसेसिंग हम कैसे करते हैं एंड आउटपुट हम कैसे लेते हैं। आज का लेक्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस लेक्चर में हमने एक चीज़ नई सीखनी है, बल्कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जो तो इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में हम पढ़ रहे थे। वो हमने पढ़ा था कि इनपुट हम कैसे लेते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, मीन्स कि उसको प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, देन हम उसको आउटपुट कैसे करते हैं। ये टॉपिक भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था, मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फर्स्ट जो टॉपिक था पाइथन के बारे में हमने पढ़ा था। इसको ही हम आगे लेके चलेंगे कि कुछ पॉइंट्स इसके रह गए थे। मैंने कहा था कि मैं दोबारा इसको देख के आपको दोबारा समझाऊंगा। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर लूं कि प्रिंट फंक्शन जो था, प्रिंट फंक्शंस हम क्यों क्यों लेते हैं या क्यों यूज करते हैं अपनी हाई लेवल लैंग्वेजेस में, अपनी पाइथन में, सी प्लस प्लस में, कोई भी लैंग्वेज हो उसमें हम जो भी प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है, वो आपका आउटपुट कहलाता है। आउटपुट हम किसी भी फंक्शन या किसी भी प्रोग्राम में अगर चाहते हैं कि उसकी आउटपुट हमारे पास आए तो उसके लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ये आप क्लियर है आप सबको? इसके बाद प्रिंट फंक्शंस में हमने कुछ इनके बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ा था कि हम प्रिंट फंक्शंस को कैसे जो है करवाते हैं, बिल्ड करवाते हैं। उसमें हमने एक सिंगल कोटेशन के बारे में पढ़ा था एंड सिंगल कोटेशन कैसे होती है। प्रिंट फंक्शंस के बाद जो फंक्शन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता था वो ये था कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है। स्ट्रिंग ये था कि ये आज मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आज जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल्स में डिफरेंस ये था कि आपका अगर कोई भी आप स्ट्रिंग डालते हैं अपनी प्रिंट की कमांड में, अगर वो कोई भी हमारे पास कैरेक्टर्स आ जाते हैं, किसी भी इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग की ये डेफिनेशन थी। लेकिन अगर वही स्ट्रिंग्स अगर एक्चुअल फॉर्म ऑफ कोड में हो, लाइक मैंने आपको कहा था कि अब ये देखिए, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज यूज्ड एज अ डेटा, कि अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हम यूज करते हैं तो वो स्ट्रिंग ही कहलाता है। लेकिन अगर स्ट्रिंग लिटर्स की बात करते हैं तो एक्चुअल कोड जो हम लिखते हैं, जो हम आउटपुट में हमने लिया था, लाइक यहाँ पे अगर मैं कोई भी प्रिंट की कमांड लिख के उसमें कोई भी प्रिंट की कमांड लिखता हूँ, इसमें अगर मैं सिंगल कोटेशंस में मैं लिख देता हूँ BSIT, कोटेशन क्लोज कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे इस BSIT को मैं स्ट्रिंग लिटरल्स कहूंगा क्योंकि ये एक्चुअल कोड में मुझे सेम एज इट इज ही इसकी आउटपुट चाहिए। अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सेम आउटपुट आएगी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स कहलाता है। तो इसके बाद हमने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग और स्ट्रिंग लिटरल्स में हम उसको कैसे डिवाइड करते हैं कि हमारे पास सिंगल कोटेशंस भी आ जाती हैं, डबल कोटेशंस भी आ जाती हैं, और उसमें हमारे पास हमने ये भी देखा था कि ट्रिपल कोटेशंस भी आ जाती हैं। तो मुख्तलिफ ऐसे हमारे पास पॉइंट्स थे, जिस तरह मैंने एक आपको बताया था कि एक एब्स्ट्रॉप्स अगर होता है, लाइक मैं दोबारा यहाँ पे जहाँ पे हमने लास्ट वाला लेक्चर स्टॉप किया था वहीं पे लिख देता हूँ कि मैंने एक प्रिंट की कमांड यहाँ पे लिखी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन यूज करता हूँ तो डबल कोटेशन तब यूज करता हूँ कि अगर ऐसा पॉइंट जिसमें मेरे पास एप्सोट्रॉप्स के वर्ड्स आ रहे हैं। एप्सोट्रॉप्स के वर्ड्स ये होते हैं जिसमें मेरे पास सिंगल कोटेशंस मैं खुद प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखिए डोंट में, अब ये जो सिंगल कोटेशन है ये मैं खुद प्रिंट में चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो, तो इस सिंगल कोटेशन को प्रिंट करवाने के लिए मुझे डबल जो कोटेशन है वो यूज करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज करता हूँ अगर, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, ये जो हमारा इंटरप्रेटर है वो ये समझेगा कि ये सिंगल कोटेशन है और ये सिंगल कोटेशन यहाँ पे क्लोज हो गई है और ये जो चीज है ये प्रिंट करनी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा डोंट प्रिंट करवाना है, तो इस मीन्स कि मुझे यहाँ पे सिंगल कोटेशन की बजाय
यहाँ पे मुझे एक सेकंड कुछ पार्टिसिपेंट को मैं ऐड कर दूं। यहाँ पे मुझे क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, डबल कोटेशन यूज करनी पड़ेगी। डोंट फियर था, आई थिंक, हाँ डोंट फियर था, इसमें मैं फिर डबल कोटेशन क्लोज करके इसको प्रिंट करवा देता हूँ। तो ये जैसे मैं करूंगा तो हमारे पास सेम एज इट इज वही आउटपुट आएगी, जो हमने एक सिंगल कोटेशन जो ऑलरेडी हम चाहते थे कि हमारे पास आउटपुट में आ जाए। तो ये यहां तक हमने टॉपिक जो हमारा लास्ट था हमने यहाँ पे स्किप कर दिया था। अब आगे चलते हैं। अब इसी तरह अगर आपको ऐसा स्ट्रिंग प्रिंट करें जिसकी डेटा में डबल कोटेशंस आ जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि माय नेम इज, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अभी लिख नहीं रहा, डबल कोटेशन फहद, अभी डबल कोटेशन क्लोज कर देता हूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये चीज प्रिंट करवाऊं, अब इस चीज में सेम एज इट इज, अब देखें मेरा जो पॉइंट, मेरा जो नाम है उसमें मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर फर्स्ट एंड लास्ट में मेरे पास डबल कोटेशंस भी प्रिंट हो। तो डबल कोटेशन प्रिंट करवाने के लिए क्वेश्चन है जी एक, सर किसी भी स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट में लिख सकते हैं? जी मैं वही समझा रहा हूं फरनाज आपको, अभी समझ लें। सर रिकमेंड ही सिर्फ डबल कोट कर दें, कंफ्यूजन हो रही है। हमजा मुश्ताक, मैं आपको अभी ये कंप्लीट होने दें, मैं फिर आपको बताता हूं कि सिंगल कोटेशन ने हमने क्यों यूज की है, डबल कोटेशन हमने क्यों यूज की है, एंड ट्रिपल कोटेशन हमने क्यों यूज की है। मैं आपको बता देता हूं फरनाज, आपका क्वेश्चन भी इसमें क्लियर हो जाएगा। देखें, सिंगल कोटेशन है एक डबल कोटेशन है और एक ट्रिपल कोटेशन है। अब ये देखिए, पहली जो प्रिंट की कमांड थी, इसको देखिए, ये जो पहली प्रिंट की कमांड थी ना, इसकी मैं बात कर रहा हूं। इस पहली प्रिंट की कमांड में मैंने सिंगल कोटेशन इसलिए यूज की है क्योंकि मैं जो प्रिंट करवाना चाह रहा हूं, इस प्रिंट की कमांड में मेरे पास कोई भी एब्स्ट्रॉप्स वर्ड नहीं है। एब्स्ट्रॉपिकल जो वर्ड होते हैं जिसमें इस तरह के लाइक वर्ड्स आ जाते हैं, जिस तरह ये डोंट है। अब इस डोंट में मेरे पास ऑलरेडी एक सिंगल कोटेशन अवेलेबल है, ये वाली। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए अब ये देखिए, इसके अंदर अब इस तरह याद कर लें कि अगर कोई भी चीज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं और उस प्रिंट की कमांड के अंदर कोई भी सिंगल कोटेशन नहीं है, तो आप सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी कमांड के अंदर सिंगल कोटेशन अवेलेबल है, ये वाली, तो आप डबल कोटेशन यूज करेंगे। ये अब ऐसे याद करेंगे, अगर अगर एक है तो आप यहाँ पे दो यूज करेंगे, अगर दो हैं तो आप ट्रिपल कोटेशन यूज करेंगे। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपने याद करना है। कंफ्यूजन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता किसी कंफ्यूजन का। अब अगर मैं इस पूरी लाइन को प्रिंट करवाना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट में लिख देता हूं, और मैं अगर इसको डबल कोटेशन में यहाँ पे मेंशन करता हूं, तो देखें डबल कोटेशन मैंने जैसे ही लगाई ना, तो वो यहां से स्टार्ट की, और जो डबल कोटेशन एंड हो रही है यहां तक, वो इंटरप्रेटर समझ रहा है कि मुझे जस्ट ये चीज प्रिंट करवानी है। तो इस चीज को बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रिपल कोटेशन यूज करते हैं। ये ट्रिपल कोटेशन हो गई, और हम एंड पे भी जो है ट्रिपल कोटेशन यहाँ पे हम लगा देते हैं। यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं, माय नेम इज फहद, एंड चले यहाँ पे हम ट्रिपल कोटेशन से क्लोज करवा देते हैं। एंड वो हमारे पास जो सेमी कॉलम है, जो जो भी है, वो हम उसको क्लोज कर देते हैं, और जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वही एज इट इज सेम प्रिंट हो जाएगा, माय नेम इज फहद, आगे जो भी आपने प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सर दो हों तो फर्स्ट और लास्ट पे सिंगल यूज कर सकते हैं। सर दो हों, क्या दो हों जो फर्स्ट पे लास्ट पे सिंगल यूज कर सकते हैं? बेटा मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं है सर। दो हों, क्या दो हों कि हम फर्स्ट एंड लास्ट पे सिंगल यूज कर सकते हैं? सिंपल आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसी कोटेशंस प्रिंट आउट करवाना चाहते हैं, ऐसे स्ट्रिंग्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, ऐसे स्ट्रिंग लिटर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं जिसके अंदर कोई भी एब्स्ट्रॉप्स वर्ड्स नहीं आ रहे, अब उसमें आप सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं। अगर इसमें हमारे पास, अब देखें इसमें हमारे पास एब्स्ट्रॉप्स वर्ड आ रहा है जिसको डोंट कहते हैं, और यहाँ पे हमने एक सिंगल कोटेशन लगाई हुई है, तो उसके लिए हमने डबल कोटेशन यूज किए ताकि हमारे पास कोई एरर ना आए।
तो इसमें हमने ट्रिपल कोटेशन इसलिए यूज किया है कि ऑलरेडी हमारे पास डबल कोटेशन यहाँ पे आ रही है, ये डबल कोटेशन है तो इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन के साथ इसको प्रिंट करवाया है। तो सिंपल, जस्ट इसमें कुछ और कोई ऐसी लॉजिक है नहीं कि आप लोगों को समझ ना आए। सर अगर लास्ट पे एंड ना लगाएं और हाँ जी, फिर भी हो जाएगा। इसको मैं दोबारा करके आपको बता देता हूँ, इसको प्रिंट करवा देते हैं। ये प्रिंट हो गया जी, ये ट्रिपल कोटेशंस, माय नेम इज ट्रिपल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन, ये हो गया। ये देखिए प्रिंट हो गया आपका। आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक अब देखिए, कुछ भी आपने प्रिंट करवाना है तो जस्ट यहाँ पे जो जो मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो यही है कि अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग लिटरल्स हैं जिसमें दरमियान में अगर दो कोटेशंस हों तो फर्स्ट और लास्ट पे सिंगल यूज कर सकते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट, जी हाँ, सिंगल भी यूज कर सकते हैं। अब इसको सिंगल पे भी हम कर सकते हैं। लाइक इसको ही मैं कॉपी करके आपको बता देता हूँ। सिंगल भी यूज हो सकता है। ये कॉपी हो गया हमारे पास ये भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंट होगा सही, आपका जो भी क्वेश्चन था, लेकिन उससे बचने के लिए आप अगर कभी कभार एक एरर्स आ सकते हैं इस तरह के। कुछ ऐसे हमारे पास आगे वेरिएबल्स भी आ जाते हैं जिनको हमने वेरिएबल, ये इसलिए मैं आपको सिंगल्स में बता रहा था कि यहाँ पे हो तो जाएगा प्रिंट आउट, लेकिन प्रॉब्लम्स आगे चल के ये आ सकती है कि अगर किसी भी प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे वो बात आपको समझाऊं तो आपको सारी कंफ्यूजन हो जाएगी कि आगे एक टॉपिक आ रहा है वेरिएबल्स का, आज ही जो हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि प्रिंट की कमांड के साथ हमने वेरिएबल्स को भी इनिशियलाइज करवाना होता है। तो उसको इनिशियलाइज करवाने के लिए फिर हम सिंगल कोटेशन यूज नहीं करते, फिर हम ये ट्रिपल कोटेशन ही यूज करते हैं, ये वाली। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि इस चीज को आप छोड़ दें। अब जस्ट ये समझ लें कि अगर हमारे पास ऐसे स्ट्रिंग्स हैं जिसमें ऐसे स्ट्रिंग्स को हम प्रिंट आउट करवाना चाह रहे हैं जो नॉर्मल हैं, तो उसको सिंगल कोटेशन में हमने करना है। अगर हमारे पास डबल कोटेशन आ जाती है, क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर। पाइथन में न्यू लाइन वाला फंक्शन नहीं है। न्यू लाइन क्या मतलब? न्यू लाइन मुझे समझ नहीं आया आपके क्वेश्चन की। बेटा न्यू लाइन वाला कमेंट्स है, ये फंक्शंस हैं आगे न्यू लाइन में। अगर हमने मैंने कल भी आपको बताया था कि हम न्यू लाइन में जा सकते हैं आगे। इसके बाद एक और एग्जांपल आ रही है जिसमें आपको प्रॉपर जो है न्यू लाइन वाला जो पॉइंट है वो भी क्लियर हो जाएगा। बच्चे आप अपनी ऑडियो जो है म्यूट कर दें। तो इस तरह से हम डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल कोटेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू सराउंडिंग अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन जो अभी आपका आ रहा था कि आप न्यू लाइंस में हम कैसे जा सकते हैं, तो न्यू लाइंस के लिए भी हम मल्टी स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं। देखिए, डबल कोटेशन इज यूज्ड टू सराउंड द मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स सम टाइम टू व्हिच सिंगल एंड डबल कोटेशंस कैन नॉट बी यूज्ड। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज प्रिंट करवाता हूँ कि प्रिंट हो गया हमारे पास, एंड स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ, 1 के बाद हम 2 प्रेस कर देते हैं, फिर इंटर प्रेस कर देता हूँ, फिर 3 प्रेस कर देता हूँ। ये हम न्यू लाइंस को क्रिएट कर रहे हैं कि एक लाइन को छोड़ के हम सेकंड लाइन में आ गए, फिर हम थर्ड लाइन में आ गए, और ट्रिपल कोटेशन हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात समझा रहा हूँ कि कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो डबल कोटेशन अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, सिंगल कोटेशंस हो गई या हमारे पास डबल कोटेशंस हो गई, कभी कभार वो काम नहीं करते, वो एरर देते हैं। तो इस चीज को बचने के लिए कि अगर कोई भी चीज आप ऐसे प्रिंट करवाना चाहते हैं कि वो 3 लाइंस में आए या 4 लाइंस में आए या न्यू लाइन में आए, तो उसके लिए सिंपल आप क्या करते हैं कि जस्ट प्रिंट करके हम उसको ट्रिपल लाइन में लिखते हैं। तो उसमें आपने जितनी भी लाइंस को प्रिंट करवाना होता है वो करवा सकते हैं। उसमें आपके जिस तरह आपने सीक्वेंस में लिखा है, जैसे आपकी 1 लाइन आ गई वो 1 वैसे आ गया, सेकंड लाइन में हमारे पास 2 आ गया, एंड थर्ड लाइन में हमारे पास 3 आ गया। तो जो अभी क्वेश्चन जो बच्चा पूछ रहा था कि न्यू लाइन में हम कैसे जाते हैं, तो न्यू लाइन में हम ऐसे भी जा सकते हैं कि एक लाइन से हम छोड़ के ट्रिपल कोटेशन यूज करके हम उसको
सेकंड लाइन में चले जाते हैं, फिर थर्ड लाइन में चले जाते हैं। अगर इसी चीज को मैं प्रिंट करवाऊं इन सिंगल कोटेशन, मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको अगर मैं सिंगल कोटेशन में यूज करूं तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा। इसको मैं एडमिट कर दूं, एक स्टूडेंट आया मेरे पास। अगर इसको मैं सिंगल कोटेशन में यूज करता हूं तो हमारे पास एरर्स दे देते हैं, ये इस चीज का ये एरर आ जाता है। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया है। वो कह रहा है कि आपने जो कोटेशंस आप यूज कर रहे हैं उसको आपने यहाँ पे जो है वो एक स्ट्रिंग लिटरल्स है, उसको आपने यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन में यूज करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी अबाउट अ प्रिंट फंक्शन वो आपको सारी क्लियर हो गई हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने से पहले मुझे सब क्वेश्चंस में मुझे ये बताएं, सब अपने चैट में मुझे बता दें कि कोई भी अगर आपका टॉपिक में इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो चैट में भी मुझे बता दें, फिर हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अगर यहाँ पे किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो चैट में मुझे बता दें। क्लियर है सर? इसमें ऐसी कोई लॉजिक नहीं है कि आपको क्लियर ना हो। आगे कुछ ऐसे फंक्शंस क्लियर है जी, सब कह रहे हैं क्लियर। अगर कोई भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया है कि सर सिंगल कोटेशन से एरर क्यों आता है? बेटा ये सिंगल कोटेशन से एरर क्यों आता है, ये क्वेश्चन जो है ये एक लॉजिकल क्वेश्चन भी आपका हो सकता है, बट मैंने आपको प्रिंट के फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले मैंने स्टार्ट में नहीं थी सर, मैं था, मैं पता नहीं क्या कह रहे हैं सर। न्यू लाइन का के लिए बता दें, मैं न्यू लाइन का बता देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन था कि फिर क्वेश्चन था कि सर आप सिंगल कोटेशन में एरर क्यों आता है, पता नहीं किसका था। बेटा मैंने ये प्रिंट का फंक्शंस को स्टार्ट करने पहले जो जब हमने कल स्टार्ट किया था मैंने आपको बता दिया था कि प्रिंट का फंक्शंस बिल्ट इन फंक्शंस होता है। तो बिल्ट इन फंक्शंस में जो रूल्स हमें बता दिए गए हैं वो बता दिए गए हैं। अब ये सारे जो मैंने आपको यहाँ तक जो लिखा है ना, ये सारे रूल्स हैं जिस बंदे ने पाइथन डेवलप की है उसने ये रूल्स बता दिए कि इस रूल से हट के अगर आप कोई भी चीज प्रिंट करेंगे वो आपकी एरर्स देगी। तो इसलिए हमने अब ये रूल से हट के ये जो चीज प्रिंट की थी तो हमें क्या आ गया, सिंटैक्स एरर की कॉल आ गई कि आप इसको सही तरीके से लिखें। सर हम जितना लाइन बढ़ाते हैं उतनी ही कोटेशन बढ़ाएंगे? नहीं बेटा, मेहरुनिसा बेटा आपने जस्ट सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन एंड ट्रिपल कोटेशन तक पढ़ना है। इसके बाद 4 कोटेशन 5 कोटेशन नहीं है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए नहीं दी कि अब मैंने 3 तक गया हूं तो मैंने 3 कोटेशन यूज की है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं अगर कंट्रोल वी कर देता हूं और मैं यहाँ पे इसको यहाँ, सॉरी फिर प्रिंट हो गया, इसको हम एडमिट करके इसको छोड़ के हम यहाँ पे मैं 4 भी लिख सकता हूँ। ये एक सेकेंड, यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, हम कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन ट्रिपल कोटेशन हम क्लोज करके अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वो एग्जैक्टली वैसे ही आएगा। मैं जस्ट बात समझाने की ये है कि जस्ट आपकी 3 ट्रिपल कोटेशन तक आपके हैं, उसके अलावा आपकी 4 कोटेशन या 5 कोटेशन नहीं है। सर पाइथन में न्यू लाइन पर मूव करने के लिए क्यों बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, लाइक जो C++ में यूज होते हैं? आगे चल के इसमें भी हम न्यू लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे कि न्यू लाइन्स में कैसे। देखिए मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि हमारे पास ये एक एडिटर ऐसा है जिस एडिटर पे हम काम कर रहे हैं। अब ये जो एडिटर है इस एडिटर के लिए हमें न्यू लाइन की जरूरत नहीं है। अब देखिए अगर मैं इसको एज ए इंटरप्रेटर यूज करता हूं तो इंटरप्रेटर के लिए ये होता है कि आप एक कमांड लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उस स्टेटमेंट के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को लिखने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो इंटरप्रेटर जो मूड होता है पाइथन का उसमें आप हर स्टेटमेंट के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे न्यू लाइन का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं आता। सेकंड ऑप्शन जो है स्क्रिप्ट मोड का, जिसको कल मैंने एग्जीक्यूट करके भी दिखाया था कि आप किसी भी एडिटर पे, चाहे वो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है चाहे वो आपका नोटपैड है, उसमें आप कोई भी चीज कोई भी अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो उसमें कोई भी चीज आपको न्यू लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप उसको उस प्रोग्राम को लिखते हैं और उसको फिर एज अ स्क्रिप्ट मोड में उसको सेव करते हैं .py एक्सटेंशन में।
देन अपनी कमांड लाइन में जाकर उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। सिंपल। ये इस पॉइंट में हमारे पास न्यू लाइन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे चल के एक पॉइंट हमारे पास आता है जिसमें हम न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमारे पास इस पाइथन में भी है कि हम यहाँ पे न्यू लाइन का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, बट वो कभी कभार यूज होता है। आगे चल के एक टॉपिक है जिसमें मैं न्यू लाइन के बारे में भी आपको बताऊंगा। आई थिंक आपको क्वेश्चंस क्लियर होंगे अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपके प्रिंट का जो फंक्शन था, जो हमारे पास स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग लिटरल्स में हमने पढ़ा था, वो आपका क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, आप अपने जो आज हम गूगल क्लासरूम में जो ग्रुप बनाएंगे उसमें आप अपने क्वेश्चंस शेयर कर सकते हैं, तो उसमें मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं उनके आंसर कर दूंगा। सेकंड मोस्ट हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं कमेंट्स। कमेंट्स हम क्यों यूज करते हैं? कमेंट्स को सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें आप कमेंट्स के लिए भी हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। जिस तरह लाइक C++ है, तो उसमें डबल बैक स्लैश से हम कमेंट्स पास करते हैं। C# में भी जो हमारे पास है उसमें हम डबल बैक स्लैश से कमेंट्स पास करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक जो पाइथन है, तो पाइथन में भी हम कमेंट्स पास करते हैं। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कमेंट्स बेसिकली होता क्या है। देखिए सिंपल, मैं आपको एक यहाँ पे ये बात बता देता हूँ कि हमारे पास अगर ये पाइथन का जो एडिटर है ये ओपन है, तो यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा है, तो या फिर इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर हाउस में आप किसी भी लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, और उस लैंग्वेज पे काम करने के बाद आपको जो टास्क दिए जाते हैं आप वो उस पे कोडिंग करते हैं। लाइक कोई भी है, चाहे वो C# है या जावा है, कोडिंग कर रहे होते हैं। तो इस चीज का ये ख्याल रखिए कि आप जब मार्केट में काम करेंगे, तो मार्केट में बैठने के लिए आपको जो आप जो कोडिंग करेंगे, तो उसमें एक अच्छी स्किल्स है, एक अच्छी सोच है कि जो भी आप लाइन लिखें, जो भी आप कोड लिख रहे हैं, उसके साथ आप अपने कमेंट्स भी लिखें। कमेंट्स ये होता है कि कमेंट्स आर नोट्स, वो एक ऐसा नोट्स होता है ऑफ एक्सप्लेनेशंस दैट डॉक्यूमेंट्स लाइंस और सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम्स, कि आप जो भी लाइंस ऑफ कोड्स लिख रहे हैं, लाइक एक ये लाइन लिखी है, अब इसके आगे अगर मैं कोई भी कमेंट्स लिख देता हूँ, लाइक या फिर मैंने यहाँ पे चले यहीं पे अगर मैं कुछ भी कमेंट्स या फिर एंड पे लिख देता हूँ, यहाँ पे एक मैं प्रिंट की कमांड लिख देता हूँ। प्रिंट हो गया हमारे पास, प्रिंट है जी सिंगल कोटेशन में मैं नाम प्रिंट कर देता हूँ अपना। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे जो पाइथन में हमारे पास जो कमेंट्स हम देते हैं, डिस्प्ले माय नेम, ये मैंने एक कमेंट्स लिख दिया है। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये क्या होता है। देखिए ये मैंने एक कमेंट्स लिखा है, मैंने एक नोट लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग, कि मुझे पता चल रहा है कि डिस्प्ले माय नेम। तो इस कमेंट से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा है, ये जो प्रिंट मैंने यहाँ पे फाहद लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन का मतलब ये है कि ये मेरा नाम प्रिंट करेगा। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, वहां पे कोई भी आप एप्लीकेशन या वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, तो एक अपनी हैबिट बना लीजिएगा कि आप जो भी कोड लिखें उसके साथ अपने कमेंट्स जरूर लिखने हैं। कमेंट्स का फायदा ये होता है कि आप जब उस सॉफ्टवेयर हाउस से जॉब छोड़ के जाते हैं, आप किसी और सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं, तो आपकी जगह पे जो भी आएगा, तो जब वो आपका प्रोग्राम रीड आउट करेगा, तो उस प्रोग्राम के साथ जब आपने कमेंट्स लिखे हुए होंगे कि इस लाइन का ये मतलब है, इस पीस ऑफ कोड का ये मतलब है, यहाँ पे ये चीज हो रही है, यहाँ पे ये चीज हो रही है, इसके बाद ये आउटपुट आएगी, तो वो उसको समझ लेगा, उस कोड को, उसके लिए आसानी होगी। तो ये एक अच्छी हैबिट है कि आप कोई भी जब लाइन लिखें उसके साथ आप कमेंट जरूर पास किया करें। अच्छा, इसके अलावा कोई भी इंटरप्रेटर है, कोई भी आपका एडिटर है, वो कमेंट्स वाली लाइन को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करता।
ये देखें, कोई भी आपकी जो लाइन है डिस्प्ले माय नेम जो मैंने प्रिंट किया है, इस लाइन को उसने बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करना। जो भी एग्जीक्यूशन हमारे पास आएगी वो हमारे पास इस प्रिंट वाली ही लाइन की जो हमने कमांड लिखी है वही एग्जीक्यूट होगी। तो जब भी आप इसको डिस्प्ले करेंगे, आप कोई भी जो भी आपका इंटरप्रेटर है या जो भी आपकी एग्जीक्यूशन है वो इसको नहीं एग्जीक्यूट करेगी, वो जस्ट आपकी इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगी। कमिट्स पास करने के बाद अब यहाँ पे आके आप उस लाइन को जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर इसमें पाइथन में यू बिगिन अ कमिट्स विद अ हैश, जो हमारे पास ये करैक्टर है, ये जो टाइप है, इसकी मदद से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। इसको हम न्यू फाइल ही क्रिएट कर देते हैं। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ या फिर हम न्यू आइडियल ही ओपन कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी जो पाइथन है, पाइथन में आप कोई भी कमेंट्स को एग्जीक्यूट करेंगे, आप अगर कोई भी फंक्शंस आप लिखते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं कमेंट्स पास कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक कमेंट है डिस्प्ले माय नेम, ये एक मैंने कमेंट्स पास किया। फिर न्यू लाइन आई है हमारे पास, उसको मैंने प्रिंट करवाया है। फॉर एग्जांपल प्रिंट हो गया, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एडमिट कर दूं। प्रिंट आ गया जी हमारे पास एंड सिंगल कोटेशन प्रिंट कर दिया मैंने एंड और इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो कमेंट्स वाली लाइन थी हमारे पास उसको उसने निगलेक्ट कर दिया कि जिस लाइन में भी हम हैश ये जो हमारे पास एक सिंबल्स है इसको मैं यूज करूंगा तो हमारे पास जो इंटरप्रेटर है वो उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो जो आपकी सेकंड लाइन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हमारे पास एक तरीका है किसी भी कमेंट्स पास कोई भी किसी भी चीज का कमेंट्स पास करने के लिए। When Python interpreter sees a character hash characters, it वो इसको इग्नोर कर देगा and it everything from a characters to the end of the line, मतलब कि जो भी इस लाइन में लिखा होगा इस लाइन में इस हैश वाली टैग के बाद वो उस पूरी लाइन को जो है वो इग्नोर करके बाद उसके बाद जो भी चीज हम प्रिंट करवा रहे हैं या जो भी हम कोड लिख रहे हैं, लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एक तो प्रोसेस होता है आपका इस हर लाइन के बाद हर लाइन पे कमेंट्स करने का। एक प्रोसेस होता है आपका एंड लाइन कमेंट्स। हम एक तरीका है जिसको हम वो भी कहते हैं कि एंड लाइन कमेंट्स क्या कहता है, जो स्टेटमेंट के एंड पर लिखा जाता है। लाइक उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, लाइक ये प्रिंट है, प्रिंट हो गया जी। इसमें प्रिंट के बाद मैं BS या सिंगल कोटेशन BS IT लिख देता हूँ, कोटेशन क्लोज कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे हैश टैग यूज करता हूँ डिस्प्ले कुछ भी है। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास BSN IT ही आएगा, बट उसका जो मैंने हैश टैग वाली जो करैक्टर मैंने जो लिखा है, जो कमेंट्स मैंने पास किया है, उसने इस लाइन को इग्नोर किया है। तो ये जो तरीका है इस वे को, ये जो वे है, ये तरीका है, इसको हम कहते हैं एंड लाइन कमेंट्स। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंड लाइन कमेंट्स है। इस एंड लाइन कमेंट्स का मतलब ये होता है कि हर स्टेटमेंट्स के बाद आप कमेंट्स पास कर रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट क्या करवा रही है। और एक तरीका ये होता है कि हर जो लाइन है उस पे आप कमेंट्स कर दें और उस कमेंट्स करने के बाद तो कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख दें कि इन मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड का ये क्या मतलब है कि ये मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आगे चल के जो भी हम कोड्स लिखेंगे तो उसके साथ जब आप कमेंट्स पास करेंगे तो कमेंट्स में हमारे पास ये होगा कि मैं आपको बता दूंगा कि इस लाइंस ऑफ कोड का ये मतलब है। सर कमेंट सिर्फ प्रोग्राम के एंड में ही लिखेंगे? नहीं, प्रोग्राम के एंड पे नहीं लिखेंगे। अब जिस तरह लाइक कमेंट्स बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आप कमेंट्स पास इसलिए कर रहे हैं कि आपको या आपके बाद में आने वाले या आप एक साल बाद इस कोड को ओपन करते हैं तो आपको कोड याद होगा कि इस लाइन का ये मतलब है कि अब जब मैंने यहाँ पे लिखा है ना कि डिस्प्ले
तो डिस्प्ले के आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिस्प्ले या प्रिंट फंक्शन जो भी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस लाइन का मैंने ये मतलब लिखा हुआ है, ये कमेंट्स पास किया हुआ है। अब अगर मैंने कोई मल्टीपल लाइन्स डिस्प्ले करवानी है, मतलब कि मैंने कुछ पीस ऑफ कोड या कुछ पीस ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने हैं, जो 5-6 स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि उसके लिए मैं हैश टैग यहाँ पे लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। जरूरी नहीं है आप इंग्लिश लिखें, यहाँ पे आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि लाइक मैं यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, जो भी आप लिखेंगे, मतलब कि आपकी आसानी के लिए। तो उसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद आप लाइंस ऑफ कोड लिख दें कि जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हैं, तो आप जितनी भी लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे लिखेंगे, तो उसका जो कमेंट्स होगा, आपको पता चल रहा होगा कि इस पीस ऑफ डेटा, ये जो पीस ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, उनमें जो फंक्शनैलिटीज परफॉर्म हो रही हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि लाइक आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे आप कमेंट्स लिखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने प्रोग्राम के एंड पे लिखें, आप प्रोग्राम से पहले भी लिख सकते हैं। लाइक ऐसा है कि मैंने यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट्स लिख दी हैं, तो मैं एंड पे वो अपना जो कमेंट्स है वो दे रहा हूँ कि ऊपर वाले स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है। तो ये जस्ट आप अपनी आसानी के लिए देखते हैं कि कमेंट्स आपने कहाँ पे पास करवाने हैं। तो ये जस्ट एज अ फॉर द नॉलेज कमेंट्स था। बेशतर औकात ऐसा नहीं होता कि आप प्रोग्राम लिख रहे होते हैं साथ में कमेंट्स भी लिख रहे होते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, जब आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करेंगे, तो वहां पे आपको फर्स्ट इंटरव्यू में भी बताया जाता है कि जो भी आप हमारे लिए काम करेंगे, लाइक आप जो भी हमारे लिए एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, उसके साथ आपने कमेंट्स जरूर लिखने हैं। वो अपनी आपका जो सीईओ होगा, आपका जो मैनेजर होगा, वो अपने मुंह से कहता है कि आपने कमेंट्स जरूर लिखने हैं, चाहे वो एंड लाइन कमेंट्स हैं जो, या चाहे वो फर्स्ट लाइन कमेंट्स हैं। वो इसलिए कहते हैं कि जब आप जॉब छोड़ के जाते हैं, तो उस एप्लीकेशन को अगर कोई और यूज कर रहा है, तो वो आपके कोड को रीड कर सके। अब अगर मैंने इतने पीस ऑफ कोड लिखे हैं, तो मैंने यहाँ पे कोई भी कमेंट्स पास नहीं किया, तो मैं, अगर कोई और बंदा मेरी जगह सीट पे आके बैठेगा, तो उसको पहले समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो कमेंट्स पढ़ लेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि ये फलां भाई साहब ने ये चीज इसलिए लिखी थी। तो ये एक प्रोसेस था कमेंट्स का, कि हम कमेंट्स कैसे पास करते हैं। सिंपल जो हैश है, हैश के बाद आप कुछ भी जो लिखेंगे, मतलब कि जब हमारा जो इंटरप्रेटर है, वो जब देखेगा कि इस लाइन में हैश आ रहा है, तो वो इस लाइन को इग्नोर कर देगा। जिस तरह लाइक आप सी प्लस प्लस सी या सी शार्प में हम बैक स्लैश यूज करते हैं, तो बैक स्लैश एक कमेंट्स पास करवाने के लिए होता है। तो अभी मुझे कमेंट्स चैट में बताएं कि अगर इस टॉपिक पे, इस कमेंट्स में अगर कोई आपकी कंफ्यूजन है, तो मुझे बता दें, नहीं तो हम नेक्स्ट आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। सब लोग मुझे चैट में बता दें। सही है, समझ आ गई, क्लियर है सर। आई थिंक सबको ही क्लियर है। सही है, चलें जी, हम नेक्स्ट टॉपिक में की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये तो एक बेसिक टॉपिक था, कमेंट्स, जो आप अगर नहीं भी याद करते, आप नहीं भी इसको इम्प्लीमेंट करवाते, तो ये जरूरी नहीं है। चैट में जी सबका क्लियर है। देखिए कमेंट्स, ये जो टॉपिक मैंने आपको अभी पढ़ाया है ना, तो ये आप अपने अगर इंप्लीमेंट नहीं भी करते, तब भी आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वेरिएबल्स, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, सबसे पहले मैं अपने इस उसमें जाता हूं कि व्हाट इज अ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स वेरिएबल्स व्हाट इज अ वेरिएबल्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको फिगर देता हूँ। बच्चे आप अपनी ऑडियो को, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में मुझे बता दें। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आती सर, थोड़ा बोल्ड करके लिखें। जी मैं बोल्ड करके लिखता हूँ। व्हाट इज अ वेरिएबल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको ये पहले यहाँ पे बता देता हूँ कि वेरिएबल होता क्या है। देखिए प्रीवियस जो हमारी क्लास हुई है, ये इस की मैं बात कर रहा हूँ। इस स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इस स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था कि व्हाट इज अ इनपुट, व्हाट इज अ प्रोसेसिंग, एंड व्हाट इज अ आउटपुट।
देखें आउटपुट क्या था। आउटपुट ये था कि हम जो भी पीस ऑफ कोड्स लिखते हैं, जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, उसमें हम किसी भी चीज को आउटपुट अगर हमने दिखानी है, शो करवानी है, डिस्प्ले करवानी है, तो आउटपुट के लिए हमारे पास फंक्शंस था प्रिंट का। आपको याद होगा आज की क्लास में भी हमने प्रिंट के फंक्शंस पे काफी डिटेल डिस्कशन की है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इनपुट, इनपुट इज द सेकंड नेम ऑफ अ वेरिएबल्स। कि इनपुट में दोबारा आपको बता देता हूं कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें जब आप यूजर से इनपुट लेते हैं या आप अपने कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं या जिससे भी इनपुट आप लेते हैं, वो क्या होता है, वो आपका वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल्स इनपुट को इनपुट लेने के लिए, मतलब कि मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इनपुट किसी भी चीज से इनपुट लेने के लिए हम जो वर्ड है उस वर्ड का नाम है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल है क्या, उसकी एग्जांपल मैं आपको दूं। नेम दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। ये समझाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि देखें एक चीज है, यहां पे मैं आ जाता हूं। इसमें अगर एक पॉइंट मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं आपको कि एक देखें एक चीज है, एक मैंने आपको पहले ये बताया था कि एक लास्ट क्लास में मैंने एक डायग्राम आपको बताई थी। डायग्राम यहाँ पे बनाई थी जहां हमने यहाँ से हम इनपुट लेते थे, वो फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होती थी, जो भी प्रोसेसिंग हमारे पास होती थी तो रिजल्ट उसके बाद डिस्प्ले हमारे पास हो जाता था। जो आउटपुट हमारे पास थी, आउटपुट तो हमारे पास ये आ गई, ये आउटपुट हमारे पास आ गई जो रिजल्ट था। लेकिन व्हाट इज अ इनपुट। देखिए इनपुट एक प्रोसेस है, इनपुट एक वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम मेमोरी में स्टोर करने के लिए उसका नाम रखते हैं। अब लाइक एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि जिस तरह कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप दो इनपुट्स लेते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आपने 2+2 करना है, तो 2+2 करने के लिए आप दो वैल्यूज खुद से कीबोर्ड से लिखते हैं। पहले आप 2 लिखते हैं, फिर आप प्लस का बटन प्रेस करते हैं, फिर आप 2 लिखते हैं, फिर उसके बाद आप इज इक्वल टू लगा देते हैं। अब ये जो 2 है, ये वाला 2 है, ये क्या है, ये एक वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स आपकी हर हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज होता है, जिसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल्स की डेफिनेशन ये है कि वेरिएबल इज अ नेम, कि ये एक ऐसा नाम है जो रिप्रेजेंट करता है अ वैल्यू। उस वैल्यू को, ये इस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, प्लीज आप समझिएगा इस टॉपिक को। इस टॉपिक को आप यहां पे इस अभी समझ लेंगे, तब आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे होंगे इन मार्केट में बैठ के, या फिर 8th सेमेस्टर में या 7th सेमेस्टर में, तब आप हर लैंग्वेजेस में वेरिएबल यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको वेरिएबल के कॉन्सेप्ट का भी नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो आज जो मैं अभी बताने लगा हूं वो आप थोड़ा सा समझ लें कि वेरिएबल की डेफिनेशन ये है कि इज द नेम। वेरिएबल एक ऐसा नाम है, ऐसा वर्ड है दैट रिप्रेजेंट, जो जाहिर करता है अ वैल्यू। कौन सी वैल्यू, ये 2 वाली वैल्यू स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मेमोरी। अब देखिए मैंने 2 प्रेस किया, फिर ये 2 प्रेस किया, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं, आपका जो कीबोर्ड, आपका जो कैलकुलेटर होता है, उस कैलकुलेटर में आपका इस तरह कुछ लेआउट होता है। आप 2 प्रेस करते हैं तो 2 लिखा हुआ आ जाता है, फिर प्लस प्रेस करते हैं तो फिर 2 प्रेस करते हैं तो ऐसे। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, ये जो लिखी हुई नजर आ रही होती हैं इस स्क्रीन के ऊपर, तो ये क्यों आ रही होती हैं? वो इसलिए आ रही होती हैं कि इन दोनों वैल्यू को हम एज अ वेरिएबल्स स्टोर करवाते हैं अपनी कंप्यूटर की मेमोरी में। व्हाट इज द कंप्यूटर की मेमोरी? यहाँ पे कंप्यूटर का लफ्ज सिर्फ ये नहीं है कि आपका लैपटॉप, आपका सीपीयू, आपके घर में पड़ा हुआ कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर से मुराद ये है कि आपका मोबाइल, आपकी वॉचेस, आपकी
एक सेकंड मैं एडमिट कर दूं, आपकी वॉचेज, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका जो भी आपका कैलकुलेटर, ये सारी चीजें कंप्यूटर कहलाती हैं। तो वेरिएबल इज अ नेम, वो एक ऐसा नेम है दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, जो वैल्यू, इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट जाहिर करता है किस में, आपने कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करने के लिए। अब जब ये दोनों चीजें मैं लिख लेता हूं, जैसे ही मैं इज इक्वल टू का प्रेस करता हूं, तो ये जो प्रोसेसिंग है, ये आगे चल के हम देखेंगे ये प्रोसेसिंग कैसे होती है। अभी आज के जो प्रीवियस हमारे लेक्चर थे उसमें हमने सबसे पहले आउटपुट के बारे में पढ़ा, जो प्रिंट के फंक्शन से। आज हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज अ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है, तो इसकी आज डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। तो उसके बाद हमारा जो प्रोसेसिंग है वो हम देखेंगे कि हमारी प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि वेरिएबल्स क्या होती है, इसकी जस्ट डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई है। तो ओनली लाइक इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि सिंपल रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल ये होती है कि आप जितने भी अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब ने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी। लाइक आपने ईडन रोब है, आपका डाइनर्स है, आपका आउटफिटर्स है, आप जितने भी ब्रांड्स की शॉप्स ओपन करते हैं, आप देखते हैं कि आपने कोई चीज ऑनलाइन परचेज करती है। लाइक दराज से आप कोई चीज ऑनलाइन परचेज करवाना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीजें जब आप ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये होता है कि लाइक अगर आपको एक शर्ट या आपको एक वॉच या कोई भी चीज पसंद आ जाती है, तो आप उसको क्या करते हैं कि आप उसको ऐड कर देते हैं इन अ शॉपिंग कार्ट में। लाइक जब आप चीज देख रहे हैं कि फलां चीज मुझे पसंद आई है, तो आप उसको क्लिक करते हैं, तो वो आपकी शॉपिंग कार्ट एक ऑप्शन होता है, वो उसमें स्टोर हो जाती है। फिर उसके बाद आप एक और शर्ट्स देखते हैं, वो भी आपको पसंद आ जाती है, फिर उसको क्लिक करते हैं, वो भी आपकी शॉपिंग कार्ट में आ जाती है। तो दो चीजें अगर आप चाहते हैं कि मैंने परचेज करनी है, तो फिर आप जब शॉपिंग कार्ट ओपन करते हैं, तो फिर उसमें एक ऑप्शन बटन होता है जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है चेकआउट बटन। तो जैसे ही आप चेकआउट बटन को प्रेस करते हैं, तो आपका जो वो कंप्यूटर होता है, जो उनके पास पड़ा होता है, जो वो प्रोग्राम जो होता है, वो क्या कर रहा होता है कि वो आपकी टोटल जो कॉस्ट होती है वो उसको कैलकुलेट करता है। उसमें आपके सेल्स टैक्स भी आ जाते हैं। जब प्रोग्राम कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है ना, कैलकुलेशन को, यहाँ पे समझने की बात ये है कि जब आपने चेकआउट बटन किया, लाइक आपने उस शर्ट को ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद जब आप उसको कैलकुलेट कर एक क्वेश्चन है जी सर, आपकी स्क्रीन ही हो रही शो। शहनाज मलिक, बेटा मुझे ये सब बता दें, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है? आप कमेंट्स में सब यस सर। बेटा आप अपने शहनाज आप अपने उसमें देखें, सबको मेरी स्क्रीन जा रही है, तो आपको नहीं जा रही तो इसमें मीन्स कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ पे था, इसलिए मैं कहता हूँ कि बीच में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बिल्कुल सारा कुछ भूल जाता है। सेल्स टैक्स में जब आप ऐड टू कार्ट करते हैं, ऐड टू कार्ट करने के बाद जब आप उसको चेकआउट करते हैं, तो वो जो कैलकुलेशन हो रही होती है, वो जो प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर, जो वेबसाइट होती है, जो आपकी कैलकुलेट करती है, जो परफॉर्म कर रही होती है, वो रिजल्ट को स्टोर करता है इन इन अ कंप्यूटर मेमोरी। लाइक आपकी 2000 की शर्ट आ गई, आपकी 1000 की टी शर्ट आ गई, तो फिर जब वो कैलकुलेट होके 3000 टोटल जो वैल्यू आएगी ना, तो वो वैल्यू आपकी कहाँ पे स्टोर होती है? वो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। वो कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स में होती है। कोई भी कंप्यूटर मेमोरी, किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में मुझे कोई भी चीज स्टोर करवानी है, एक सेकेंड, ये सही है। तो प्रोग्राम इज यूजुअली स्टोर अ डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। आपका आपका जो सॉफ्टवेयर है, मैं यहाँ पे प्रोग्राम का वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ। प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम जब लिखते हैं, चाहे पाइथन में लिखते हैं, तो उस पाइथन के प्रोग्राम में आप वेरिएबल्स यूज करते हैं। वो वेरिएबल यूज करने का मकसद क्यों होता है? वो वेरिएबल यूज करने का मकसद इसलिए होता है कि जब आप कंप्यूटर में कोई भी मेमोरी, कोई भी डेटा स्टोर करवाते हैं, तो वो इन द फॉर्म ऑफ किस में होती है? वो इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स में होती है। लाइक ये आपका वेरिएबल्स आ गई, इस फॉर्म में होती है।
name that represent a value stored in a computer memory used to access and manipulate data stored in a memory। यानी कि जब हम उसको स्टोर करवा लेते हैं मेमोरी में, वो फिर आपकी उस मेमोरी को उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अ वेरिएबल इज अ रेफरेंस दैट वैल्यू इट रिप्रेजेंट। लाइक इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप अगर इसमें इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप फिर इधर मैं लिख देता हूँ ये। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी। तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 क्या है? 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 ये है कि ये जो दो आपने वेरिएबल्स लिए हैं, ये 2 प्लस 2, ये जो दो वेरिएबल्स आपने लिए हैं, ये दो वेरिएबल्स आपकी किस में स्टोर होंगी? आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होंगी, इस मेमोरी में स्टोर होंगे। अब इन मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए ये जो वेरिएबल वर्ड है, ये हम यूज करेंगे इन फॉर द एक्सेसिंग ऑफ अ यूजर, इस चीज को स्टोर करने के लिए। अब आगे चल के मैं अभी जब डिटेल में आपको बताऊंगा कि वेरिएबल हम यूज कैसे करते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। जस्ट यहाँ पे मैंने अभी तक आपको ये बताया है कि वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जहां पे भी जिस प्रोग्राम में भी आप वेरिएबल यूज करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ से आप चाहे तो या तो यूजर से इनपुट ले रहे हैं, या फिर आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, या फिर आप अपने प्रोग्राम से ही इनपुट ले रहे हैं, आप या खुद अपने ही तरफ से उसको इनपुट दे रहे हैं। तो जहां पे भी आप वेरिएबल यूज करेंगे, तो उसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं। आगे चल के मजीद अभी आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम जो यूज वेरिएबल टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। सिंपल में दोबारा आपको वही मैंने बता दिया है कि जो भी आप वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाएंगे, जो भी वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में लिखेंगे, तो उसका मतलब यही होगा कि वो एक इनपुट है जो आपने अपनी कंप्यूटर मेमोरी या आपने उसकी प्रोग्राम की मेमोरी में स्टोर करवाई है। इसकी एग्जांपल मैं ये आपको ये दे देता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है। अच्छा, एग्जांपल से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ये है कि ऑफिस में इसमें जाते हैं, इसका फॉर्मेट अपने उसमें ये है कि अगर कोई भी लाइक जनरल फॉर्मेट में बात करता हूँ कि जो जिस पर्पस से या जिस तरीके से हम इसको पाइथन में यूज करते हैं। पाइथन में यूज करने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल लिखें। वेरिएबल इसका जो फॉर्मेट है, वेरिएबल जो आपने जिस तरीके से आपने पाइथन में यूज करना है, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ये इसका फॉर्मेट है। मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन करके भी बता देता हूं। देखिए, व्हाट इज अ वेरिएबल? वेरिएबल एक नाम है, यहां पे कोई भी नाम आ सकता है। इज इक्वल टू क्या है? ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है कि इसको हम हमेशा यूज करेंगे कि व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर कि हमने इस वेरिएबल्स को क्या चीज असाइन कर दी है, ये एक एक्सप्रेशन असाइन कर दी है। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात कर देता हूं कि मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने रखा है यहाँ पे एज। ठीक है, एज के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इज इक्वल टू कर देता हूँ, इज इक्वल टू कर देता हूँ, और एक्सप्रेशन पे मैं अपनी एज बता देता हूँ 26 या 26 लिख देता हूँ। तो ये इसको इनिशियलाइज करने का एक तरीका है, एक वे है जो हम पाइथन में यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये जो एज है, ये क्या है? ये एक वेरिएबल का नाम है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है। इज इक्वल टू क्या है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर है कि इस नाम को, इस मेमोरी को हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं? 26 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इस 26 को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड अ एक्सप्रेशन। ये जो एज है, ये जो मैंने नाम लिखा है, ये वेरिएबल का नाम है। इसको मैं कहूंगा कि वेरिएबल, अगर फॉर एग्जांपल आगे चल के जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, तो उस प्रोग्राम में मैं अगर यूज करूंगा वर्ड एज या कोई भी नाम मैं यूज कर लाऊं, तो आप उसके बाद जब इज इक्वल टू के बाद मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाता हूँ, ये अगर ये एक वैल्यू मैंने स्टोर करवाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे स्टोर है? इस कंप्यूटर मेमोरी के नाम से। अब 26 में एज सेम एज इट इज नहीं स्टोर करवा सकता किसी भी कंप्यूटर मेमोरी में। तो उस कंप्यूटर मेमोरी में जहां पे भी एज लिखा हुआ होगा,
तो उसके अंदर जो है ये वाली वैल्यू स्टोर्ड होगी। सिंपल, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये वेरिएबल्स पे हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है उस पे भी हम वेरिएबल पे ही काम करेंगे। अभी बेसिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझ लें। बेसिक्स के बाद जो डिटेल डिस्कशन है वेरिएबल की वो हमारी नेक्स्ट क्लास में ही होगी। इसकी एक मैं एग्जांपल आपको यहाँ पे करा देता हूँ। नए हम आइडियली ओपन जो हमारा एडिटर है उसको ओपन कर देते हैं। अब देखें व्हाट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवा देते हैं। एग्जांपल दे रहा हूं इसमें। सिंपल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लिखता हूं। मैंने क्या लिखना है यहाँ पे विड्थ। व्हाट इज अ विड्थ। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर में लिख देता हूं और इसमें मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूं 100 या 1000 या चले 10 कर देते हैं। उसके बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूं। इंटर प्रेस करने के बाद मैं चाहता हूं कि ये जो वैल्यू अब ये जो असाइनमेंट ये जो लाइन मैंने लिखी है ना, इसके बाद जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया है ना तो ये 10 वैल्यू जो है, ये वाली जो 10 वैल्यू है, ये इस तरह मैं आपको बता देता हूं। ये जो वैल्यू है ये ऐसे स्टोर हुई होगी। ये एक सेकंड में यहाँ पे ऐसे ये यहाँ पे आपको लिखा होगा आपकी एज, यहाँ पे लिखा होगी आपकी विड्थ, आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी है विड्थ लिखी होगी। उस विड्थ के बाद एक मेमोरी अलॉट हुई होगी, एक मेमोरी क्रिएट हो गई होगी आपकी कंप्यूटर मेमोरी में, जिसके अंदर आपने जो वैल्यू स्टोर करवाई है, जिसमें आपने 10 लिखा है, वो इसमें स्टोर की होगी। और ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, उस असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है, ये एरो हमने लगा दी। तो इस तरह की एक मेमोरी आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हुई है। जो आपने जो आपने ये जो नाम लिखा है विड्थ, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है 10। अब इस प्रोग्राम में मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है। अब इस वैल्यू को इनिशियलाइज करवाना है, मतलब कि मैंने यूज करना है। तो वो कैसे करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अब देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट दे दी है, ये मैंने इनपुट दिया है इस विड्थ को। अब इस 10 को मैंने यूज करना है। मैं चाहता हूं कि ये एग्जैक्टली सेम 10 की वैल्यू प्रिंट हो जाए। यहाँ पे मैं प्रिंट की कमांड लिखूंगा। यहाँ पे एक और बात भी मैं अभी आपको बताने लगा हूं। यहाँ पे प्रिंट की कमांड लिखने के बाद ये जो वेरिएबल का नेम है सेम एज इट इज, इसको आप करें कॉपी और यहाँ पे आप इसको कर दें कंट्रोल V और यहाँ पे इसको क्लोज करवा दें। अब देखिए कि आप यहाँ पे आपके सबके क्वेश्चंस होंगे कि क्वेश्चन मैं अभी जब इस आज के लेक्चर को जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो पीछे वाला हमने रिवाइज किया था व्हाट इज अ स्ट्रिंग एंड व्हाट इज अ स्ट्रिंग लिटरल्स, और उससे पहले जो फंक्शंस हमारे पास थे, जो मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन में हम प्रिंट के फंक्शंस में यूज करते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शंस में होते हैं, हम डबल कोटेशन क्यों यूज करते हैं या स्पेशल कोटेशंस हम क्यों यूज करते हैं। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो मैं प्रिंट का फंक्शन यूज कर रहा हूँ, तो इस प्रिंट के फंक्शंस में मैंने डबल कोटेशन क्यों नहीं लगाई, ये वाली डबल कोटेशन क्यों नहीं लगाई। अब ये देखिए ये कोटेशंस हो गई, अब ये कोटेशंस हो गई, ये सिंगल कोटेशन मैंने क्यों नहीं लगाई। यहाँ पे इसका आंसर ये है, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिटरल इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट में ही होता है, मतलब मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल कोड में, अगर मैं चाहता हूं कि मैं ये जो प्रिंट है ना, ये वाला प्रिंट, इसको सेम एज इट इज मैं विड्थ ही प्रिंट करवाता हूं तो मैं डबल कोटेशन लगा दूंगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस विड्थ के पीछे जो वैल्यू स्टोर है वो आउटपुट में आए, तो मैं जस्ट डबल कोटेशन के बगैर इसको प्रिंट करवाऊंगा। तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी, ये वाली वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये जो वैल्यू स्टोर थी ये वाली 10 इस विड्थ में, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट के फंक्शन के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, एग्जीक्यूट हो गई। ये आज का जो टॉपिक था जो मैं समझाना चाह रहा था। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस भी आए हैं। सर सिग्नल्स का प्रॉब्लम है हमारी तरफ, काइंडली मेरी अटेंडेंस। हाँ जी मैं लगा दूंगा सर। अगर एज की बजाय डेट का वेरिएबल यूज करें तो दोनों एक्सपेंशन डिफरेंट शो होंगी। नहीं बेटा, एज की जगह पे आप देखिए वेरिएबल का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, चाहे वो डेट है वो चाहे वो एज है। वेरिएबल का नाम आप अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। अब ये जो विड्थ मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे विड्थ बता रहा हूँ।
आगे अगर मैं विड्थ की बजाय अगर मैं कुछ और लिख देता हूँ, हाइट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे हाइट बता रहा हूँ। तो सिंपल आज ये जो वेरिएबल का जो टॉपिक है, ये मैंने यहाँ पे आज जस्ट गो थ्रू करवाया है, जस्ट मैंने थोड़ा सा समझाया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको दोबारा वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रिंट का फंक्शन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि प्रिंट के फंक्शंस में सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जब हम प्रिंट के फंक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमारा मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी स्ट्रिंग या स्ट्रिंग लिटरल, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विड्थ, सिंगल कोटेशन WIDTH और सिंगल कोटेशन क्लोज एंड क्लोज। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस विड्थ को एक्चुअल कोड में परफॉर्म कर रहा हूँ, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि ये विड्थ एज इट इज ही आउटपुट में है, लिखा हुआ जो मैंने लिखा है। अब मैं प्रिंट करूंगा तो ये देखिए सेम एज इट इज विड्थ ही लिखा हुआ आ गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इस विड्थ के अंदर जो वैल्यू स्टोर है, तो उसको मैं बगैर विदाउट अ सिंगल कोटेशन ही मैं यूज करूंगा। इसमें सिंपल ये है कि जब हम वेरिएबल को पास करेंगे, सिंपल, अब मैं एज अ वेरिएबल आपको बता देता हूं कि जब हम वेरिएबल को एज अ आर्गुमेंट पास करवाएंगे प्रिंट के फंक्शन में, तो हमें वेरिएबल के नाम को कोटेशन में नहीं लगाएंगे। लाइक अब अगर ये जो वेरिएबल है, इसको मैंने एज अ आर्गुमेंट्स पास करवाया, ये जो वेरिएबल है ना, ये वाला, इस वेरिएबल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैंने एज अ आर्गुमेंट्स इस असाइनमेंट इस प्रिंट के फंक्शन में पास करवाया है ना। कि आर्गुमेंट्स का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो जस्ट मेरे पास है, ये 10, तो उसको मैं डबल कोटेशन में मैं क्लोज नहीं करवाऊंगा। ये जस्ट आप याद कर लें इस चीज का। ठीक हो गया बच्चे, ये आज का टॉपिक था। आप लोग अभी सब जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं मुझे अभी चैट में बता दें। मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस वेरिएबल्स में अभी बहुत सारी डिटेल्स हमने डिस्कशन करनी है, जो आगे चल के जो हमारा नेक्स्ट मंडे को जो लेक्चर होगा आप सबका, वो हम उसमें देखेंगे। तो अभी आपकी जो टॉपिक्स हैं, जो आपकी आपके को क्वेश्चंस हैं, तो वो मुझे काइंडली बता दें।